यार इस क्लास में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अस्सलाम सर। जी कैसे हैं सब लोग, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था? सर गोल्जी ऑपरेटर्स तक पढ़ा था हमने। राइबोसोम्स नहीं पढ़े थे? नो सर, 30 स्लाइड्स पढ़ी थी बस। हो गया, चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Lysosomes, these are responsible for intracellular digestion of both intra and extracellular substances. तो जो लाइसोसोम्स होते हैं वो इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने के होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल बाहर से अगर फूड पार्टिकल या कोई भी फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ किया जाता है तो उसको डाइजेस्ट करवाने के लिए, उस चीज़ की ब्रेक डाउन करवाने के लिए लाइसोसोम को यूज किया जाता है। आवाज़ आ रही है ना सबको? यस सर। ये सर आ रही है, बट सर बहुत एको के साथ आ रही है। ठीक हो गया। उसके बाद है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होती है कि सेल के अंदर अगर कोई मटेरियल है जिसकी अभी सेल को ज़रूरत नहीं है, उसको डाइजेस्ट करके उसमें से जो काम की चीज़ होगी उसको निकाल लिया जाएगा और जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया etc, ठीक है। दे हैव अ सिंगल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। लाइसोसोम के पास सिंगल लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है। दे हैव एन एसिडिक पीएच ऑफ 5, ठीक है। इनके पास एसिडिक पीएच होती है, कितनी पीएच होती है? 5। दे हैव अ ग्रुप ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड हाइड्रोलेसिस। इनके पास जो एंजाइम्स होते हैं उनका नाम है हाइड्रोलेसिस। कुछ इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, सिंगल लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। देखिए फूड पार्टिकल सेल के अंदर इंट्रो हुआ थ्रो फैगोसाइटोसिस, ठीक है।
इंटर होने के बाद वो एक वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर गया है। जब वैक्यूल सेल के अंदर गया है तो इधर से जो एंडोप्लाज्मिक गोल्जी ऑपरेटस है, गोल्जी ऑपरेटस से लाइसोसोम बर्ड ऑफ हुए हैं। बर्ड ऑफ होने के बाद वो उस वैक्यूल के साथ जाके मिलेगा, ठीक है। उस वैक्यूल की मेम्ब्रेन के साथ इन्वेजिनेट होगा। इन्वेजिनेट होने के बाद अपने जो एंजाइम्स है उस फूड पार्टिकल के ऊपर फेंकेगा, ठीक है। जब उस फूड पार्टिकल के ऊपर एंजाइम्स गिरेंगे तो उसकी क्या होगी, उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, उसकी डाइजेशन हो जाएगी। डाइजेशन होने के बाद उसमें से जो काम की चीज़ होगी उसको एब्जॉर्ब कर ले जाएगा सेल के अंदर, ठीक है। और जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। सेम यही चीज़ इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। उसके ऊपर लाइसोसोमल एंजाइम्स आके फेंकेंगे। जब उसके ऊपर लाइसोसोमल एंजाइम गिरेंगे तो उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, कोई काम की चीज़ है तो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल होगा उसको बाहर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अभी इसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है लाइसोसोम की? द एंजाइम कंटेंट वेरीज इन डिफरेंट टिश्यूज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू और द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द टिश्यू। जो एंजाइम कंटेंट है, ठीक है, कि कौन सा एंजाइम होना चाहिए, किस तरह का एंजाइम होना चाहिए, कितनी मिकदार में होना चाहिए, ये वेरी करता है टिश्यू टू टिश्यू, सेल टू सेल, ठीक है। डिपेंड करता है कि ये स्पेसिफिक सेल किस टिश्यू से बिलोंग करता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली उसमें जो एंजाइम कंटेंट है, एंजाइम की अमाउंट और उसकी जो नेचर है वो वेरी कर सकती है। Lysosomal membrane is impermeable and specific translocators are required. जो lysosomal membrane होती है वो impermeable है, ठीक है। ये नहीं होता कि वो किसी भी जगह पे अपने अंदर का जो मटेरियल है उसको बाहर फेंक दे। लाइसोसोम के अंदर जो मटेरियल है अगर वो सेल के अंदर किसी भी जगह पे गिरेगा तो उस जगह की डाइजेशन करवा देगा, उस जगह पे डैमेज करेगा, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। अगर वो सेल के अंदर ऐसी जगह पे गिरे जो चीज़ इसको डाइजेस्ट नहीं करवाना, अगर उसके ऊपर गिरेगा तो उसको भी डाइजेस्ट करवा देगा। इससे क्या होगा, सेल का जो नॉर्मल क्या कहते हैं कि एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए इसकी जो मेम्ब्रेन है वो जो लाइसोसोम है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्पेसिफिक ट्रांसलोकेटर्स होते हैं, ठीक है। और वो अपनी सही जगह पे जाके ही एंजाइम्स को रिलीज कराएगा। वेसिकल कंटेनिंग एक्सटर्नल मेटल्स फ्यूजेस विद लाइसोसोम्स फॉर्म प्राइमरी वेसिकल, ठीक है। जो एक्सटर्नल मटेरियल होता है, ठीक है, जिस वेसिकल के अंदर होता है वो क्या करता है कि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा, ठीक है। जब लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होगा तो उसके ऊपर फिर वो अपने एंजाइम्स थ्रो करेगा। जिस वक्त उसके ऊपर अपने एंजाइम थ्रो करेगा उसको सेकेंडरी वेसिकल बोलते हैं, ठीक है। उसमें उसके बाद क्या होगा, उसकी उस मटेरियल की डाइजेशन हो जाएगी। डाइजेशन होने के बाद वही सेम प्रोसेस होगा जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। लाइसोसोम्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन ऑटोफेजी। अगर इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो रही है तो दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी, ठीक है। वो अपने ही सेल के जो वॉर्न आउट ओल्ड बॉडी यानी कि ओल्ड सेल के पार्ट्स हैं, ठीक है, ओल्ड ऑर्गेनेलीज हैं, उनको डाइजेस्ट कर रहा है, ठीक है। डाइजेस्ट करके उनको सेल से रिमूव करवा रहा है, तो इस प्रोसेस को ऑटोफेजी का नाम देते हैं। Indigestible material accumulates in the vesicle called residual bodies and their material is removed by exocytosis. जो indigestible material होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, वो उसी वेसिकल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल बॉडी एंड देयर मटेरियल इज रिमूव्ड बाय एक्सोसाइटोसिस। और उस इनडाइजेस्टेबल मटेरियल का जो वेसिकल होगा उसको बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू एक्सोसाइटोसिस, यानी कि उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाएगा बाय एक्सोसाइटोसिस। सम रेजिडुअल बॉडीज इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स कंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ पिगमेंटेड सब्सटेंस कॉल्ड लाइपोफिलिन, ठीक है। कुछ जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जिनका जो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होंगे उनके अंदर ये जो रेजिडुअल बॉडीज होती हैं ये एक्यूमुलेट हो जाएंगी, जिसकी वजह से उसमें एजिंग प्रोसेस होगा और पिगमेंटेड सब्सटेंस जो उधर एक्यूमुलेट होगा उसको लाइपोफिलिन का नाम देते हैं। आल्सो कॉल्ड एज पिगमेंट और वियर और टियर पिगमेंट। इसको एज पिगमेंट भी बोला जाता है, ठीक है, और वियर और टियर पिगमेंट भी बोला जाता है, जो लाइपोफिलिन है, ठीक है। Peroxisome. Peroxisome called peroxisomes because of their ability to produce or utilize hydrogen peroxide, which is a cytotoxic agent. तो टॉक्सिक होता है जो सेल के लिए टॉक्सिक हो, जो सेल को डैमेज करे, ठीक है। पेरोक्सिसोम के अंदर साइटोटॉक्सिक एजेंट होता है,
कौन सा एजेंट होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। दे आर स्मॉल ओवल स्फेरिकल इन शेप, ठीक है, ये छोटे होते हैं, ओवल शेप के और स्फेरिकल इन शेप हो सकते हैं। दे हैव अ फाइन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स इन देयर मैट्रिक्स, इनके अंदर ट्यूब्यूल का एक नेटवर्क होता है, ठीक है। अबाउट 50 एंजाइम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, अब तक इसके अंदर 50 किस्म के एंजाइम्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे है, ठीक है, और उन इन एंजाइम्स की जो अमाउंट है वो फ्लक्चुएट कर सकती है, वेरी कर सकती है टिश्यू टू टिश्यू, सेल टू सेल, ठीक है। द नंबर ऑफ एंजाइम फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन ऑफ द सेल, सेल के फंक्शन के अकॉर्डिंगली जो एंजाइम की अमाउंट होगी वो फ्लक्चुएट कर सकती है, ठीक है। इसकी बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस में है कि xenobiotics लीड्स टू proliferation of peroxisomes in the liver, have an important role in the breakdown of lipids, particularly long chain fatty acids। किस काम के लिए यूज हो रहे हैं? लिपिड्स के ब्रेकडाउन, जो मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं लिपिड्स को, उसको उसकी ब्रेकडाउन कराएंगे और उसको लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को ब्रेक करवा के उनको शॉर्ट में सिंथेसिस ऑफ ग्लाइसोलिपिड क्या करेंगे? ग्लाइसोलिपिड को सिंथेसाइज करेंगे, सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल, ईथर, लिपिड्स, ठीक है। और ग्लिसरॉल की सिंथेसिस कराएंगे, ईथर की, एंड लिपिड, सिंथेसिस ऑफ बाइल, और बाइल की प्रोडक्शन कराएंगे, बाइल की सिंथेसिस करवाएंगे। मैं क्लास ले रही हूँ। मैं माइक ऑफ रखें। हाँ जी, सबको समझ आ रही है? यस सर। सर ये पेरोक्सीमोल्स कहाँ पे होते हैं? यस सर। ये सेल के अंदर ही होगा ना। अच्छा ये नहीं, ठीक है, ओके आई गॉट इट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स, राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट। राइबोसोम्स आर द साइट्स फॉर द प्रोटीन प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस किस जगह पे होती है? राइबोसोम से। किस कैसे प्रोटीन की प्रोडक्शन करेंगे? मैसेंजर आरएनए को जो राइबोसोम्स होंगे ये ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। ट्रांसलेट करवा के वहाँ से अकॉर्डिंगली जो भी स्मॉलर सब यूनिट होंगे उनको जोड़ते जाएंगे, ठीक है, और जोड़ के पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे। पॉलीपेप्टाइड बनाने पॉलीपेप्टाइड आगे, जब ये पॉलीपेप्टाइड चेंज बनेगी वो आगे किस में कन्वर्ट होगी? प्रोटीन्स में। अमाइनो एसिड्स को यानी कि इन्होंने असेंबल करना है, असेंबल करेंगे तो जब एक एक अमाइनो एसिड जुड़ता जाएगा, फॉर एग्जांपल ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, ये एक अमाइनो एसिड है, जब ये एक लंबी चेन बनेगी तो उसको पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं, ठीक है। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन लेटर ऑन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रोटीन में। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस जो राइबोसोम्स हैं वहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, फाउंड अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्लोटिंग फ्री इन द साइटोसोल। किस जगह पे आपको मिल सकते हैं? एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो साइटोसोलिक सरफेस होती है, ठीक है ना, वो सरफेस जो कि साइटोप्लाज्म को फेस कर रही होती है, उस जगह पे आपको मिल सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फ्री फ्लोटिंग इन द साइटोसोल, और साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं। प्रोड्यूस इन अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोलस। किस जगह पे प्रोड्यूस होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जिसको एक स्पेसिफिक पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है, उसमें ये प्रोडक्शन होगी। मोस्ट ऑर्गेनेलिज हैव मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स डोंट हैव। मोस्टली जो ऑर्गेनेलिज हैं उनके पास मेम्ब्रेन होती है, लेकिन राइबोसोम्स के पास मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। फ्री स्ट्रक्चर्स दैट फ्लो throughout the cytoplasm of the cell, no membrane, pick up translational RNA, ठीक है, and इसने मैसेंजर आरएनए को पकड़ना है, उसकी ट्रांसलेशन करनी है, अमाइनो एसिड को पकड़ता जाएगा और अकॉर्डिंगली जिस सीक्वेंस के साथ मैसेंजर आरएनए होगा उस सीक्वेंस के साथ अमाइनो एसिड को जोड़ता जाएगा, ठीक है। और जब इस अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी जो कि लेटर ऑन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। Ribosomes consist of two subunits. Ribosomes have two subunits. The smaller unit area reads the messenger RNA. जो smaller subunit area है वो messenger RNA को read करेगा. Larger subunit function to link the amino acid to form the protein chain. और जो larger subunit होगा वो accordingly यानी कि एक जो smaller subunit है वो read कर रहा है, ठीक है, और जो larger subunit है वो accordingly अमाइनो एसिड्स को असेंबल करता जाएगा, ठीक है, उससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी और लेटर ऑन वो प्रोटीन में चेंज होगी। सेल कैन होल्ड अ फ्यू थाउजेंड राइबोसोम्स, एक सेल के अंदर फ्यू थाउजेंड राइबोसोम्स हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मेरी आवाज समझ आ रही है ना सबको? कोई Yes, sir. Yes, कंफ्यूजन तो? sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक हो गया. Hooking up with the endoplasmic reticulum, ribosome attached one side of the endoplasmic reticulum which is called rough endoplasmic reticulum. ठीक है. उसके बाद है free floating protein production. Free floating ribosomes make proteins used in the cytoplasm. जो free floating ribosomes होते हैं वो जो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे वो साइटोप्लाज्म के अंदर उनका यूज होगा. ठीक है. Free ribosomes are not different from bound ribosomes. जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो बाउंड राइबोसोम से डिफरेंट नहीं होते. ठीक है. सेम यानी कि चाहे वो बाउंड फॉर्म में हो या वो फ्री फॉर्म में हो, दोनों का फंक्शन भी सेम है और स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम होता है. ठीक है. सेल कैन चेंज द नंबर ऑफ राइबोसोम्स नीडेड डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द प्रोटीन. यानी कि सेल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं उनको एडजस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सेल नीड. ठीक है. सेल को जितने प्रोटीन की जरूरत होती है अकॉर्डिंगली उतने ही वो राइबोसोम्स रखेगा. Nucleus is the largest cellular organelle in animal. Animal के अंदर ये largest cellular organelle होती है. In mammalian cells, the average diameter of the nucleus is approximately 6 micrometer, which occupies about 10% of the total cell volume. The viscous liquid within it is called nucleoplasm or karyoplasm. ठीक है. इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म बोलते हैं. एंड इज सिमिलर इन कंपोजिशन टू साइटोसोल फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस. यानी कि ये साइटोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म की जो कंपोजिशन होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है. ठीक है. जिस तरह की चीजें साइटोप्लाज्म की होंगी उसी तरह की कैरियोप्लाज्म यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म में होंगी. It appears as a dense, roughly spherical organelle. ठीक है. ये इस पे जो फिगर होगी वो रफली स्फेरिकल यानी कि ऑलमोस्ट राउंड होगी. यूकेरियोटिक सेल contain a nucleus. It has got two membranes, nuclear envelope. ठीक है. न्यूक्लियर एनवेल्प में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो कि आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिले होते हैं. ठीक है. और उसके अलावा न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू सेल साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान मटेरियल्स के एक्सचेंज होगा. आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर एनवेल्प का नाम देते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस होती है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ उसका कनेक्शन होता है. ठीक है. न्यूक्लियर एनवेल्प हैज various pores that permit controlled movement of particles and molecules between the nuclear matrix and cytoplasm. जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक पार्टिकल्स को न्यूक्लियस के अंदर जाने देते हैं और स्पेसिफिक पार्टिकल्स को न्यूक्लियस से बाहर आने देते हैं. ठीक है. वो एक कंट्रोल्ड मूवमेंट करवाते हैं. यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? Sir? No, sir. No, sir. सर राइबोसोम्स जो है सेल्यूलर लेवल पे जो प्रोटीन्स चाहिए सर वो जनरेट करते हैं. दोबारा बोलें प्लीज. सर यानी जो सेल्यूलर लेवल पे जितनी भी प्रोटीन्स चाहिए सेल्स के फंक्शन के लिए राइबोसोम सिर्फ वो वाली प्रोटीन्स जनरेट करते हैं. मुझे आपकी बात समझ नहीं. किसी को समझ आई है तो प्लीज मुझे दोबारा सर मैं बोलें. चैट बॉक्स में लिख दूं. चैट बॉक्स में सर वो कह रही है जो सेलुलर लेवल की प्रोटीन्स होती हैं राइबोसोम उन्हीं को जनरेट करते हैं. जो प्रोटीन इस जगह पे राइबोसोम्स है ना उन्हें प्रोटीन फॉर्मेशन करवानी होती है. ठीक है. प्रोटीन सिंथेसिस करवानी होती है. वो प्रोटीन सिंथेसिस सेल के अंदर भी यूज होती हैं और सेल से बाहर भी एक्सपोर्ट उनको किया जाता है. इज दैट क्लियर? ओह ओके सर. फॉर एग्जांपल Thank you. प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, फॉर एग्जांपल हार्मोन्स हैं, फॉर एग्जांपल ये सर मैं यही पूछना चाह रही थी. बिल्कुल सेल के अंदर समझ भी गई. होते हैं और वो कौन सी चीजें प्रोड्यूस कर रही होती हैं? राइबोसोम्स ही प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. राइबोसोम्स ठीक है सर. को प्रोड्यूस करना है. ओके. ठीक है. अगर तो उनको सेल के अंदर नीड होती है तो उसको सेल के अंदर यूज किया जाता है. किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नीड होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसको यूज किया जाएगा. जो एंजाइम्स होंगे उनको अगर तो सेल के अंदर उसको यूज होना है तो सेल के अंदर उसको यूज किया जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं तो ऑफ कोर्स उनको बाहर जाना है स्टमक के Yes, अंदर sir. तो अकॉर्डिंगली उसको सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा. ठीक है. इस तरह हार्मोन्स हैं. हार्मोन्स में एग्जांपल इंसुलिन की है. ठीक है. इंसुलिन ने अभी उसी जी. सेल के अंदर तो नहीं ना वर्क करना तो इसलिए उसको बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और वो ब्लड के थ्रू जाके डिफरेंट अपने जो
उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे, उसी का पे जाके एक्ट करेगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? कंटिन्यू करें? यस सर। यस सर। ये देखें जी, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये इसका न्यूक्लियर मटेरियल है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको बोलते हैं। ये वाले जो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं इनको न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म की और साइटोप्लाज्म की जो कंपोजिशन होती है ऑलमोस्ट सेम होती है। और ये जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, एक तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, यहाँ से जो मैसेज है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचेगा, वहाँ से वो प्रोटीन की सिंथेसिस भी करवाएंगे। उसके अलावा क्या है कि इन पोर्स की मदद से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल्ड मूवमेंट होगी स्पेसिफिक आयंस और स्पेसिफिक मटेरियल्स को। ठीक है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को सेल न्यूक्लियस के अंदर जाने दिया जाएगा और स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को न्यूक्लियस से बाहर आने दिया जाएगा। The entry and exit of large molecules from the nucleus is tightly controlled by the nuclear pore complex. ठीक है, जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एंट्री और एग्जिट जो है वो टाइटली कंट्रोल्ड होता है। ये नहीं है कि हर तरह का लार्ज मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है, हर तरह का लार्ज मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है। ठीक है, चेक एंड बैलेंस होता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन इंटर द न्यूक्लियस विदाउट रेगुलेशन। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर इंटर हो सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल सच एज आरएनए एंड प्रोटीन्स रिक्वायर एसोसिएशन। जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आरएनए, ठीक है, एंड प्रोटीन्स रिक्वायर एसोसिएशन, कैरियोफेरेंस एंड कॉल्ड इम्पोर्टेंस। ठीक है, कैरियोफेरेंस क्या होते हैं, जो कि किसी भी मैक्रो मॉलिक्यूल को न्यूक्लियस के अंदर जाने के लिए हेल्प करते हैं, उसको कैरियोफेरेंस या इम्पोर्टेंस का नाम दिया जाता है। ठीक है, एंड एक्सपोर्टेंस टू एग्जिट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अगर किसी आरएनए को या प्रोटीन को न्यूक्लियस से बाहर आना है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर आना है, तो उसके लिए एक्सपोर्टेंस, ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्रोटीन है जिसकी उसे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये एक ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसलोकेटर है, जो उसको अंदर से बाहर आने में हेल्प आउट करेगा। Carboproteins that must be translocated from the cytoplasm to the nucleus contain short amino acid sequence known as nuclear localization signals, which are bound by the importance। वही सेम चीज है कि स्पेसिफिक ट्रांसलोकेटर्स चाहिए होते हैं प्रोटीन के। ठीक है, जो कि उसके ऊपर टैग लगा देंगे कि इस चीज को बाहर जाने की परमिशन दी जाए। ठीक है, while those transported from the nucleus to the cytoplasm carry nuclear exporting signals found by the exportins। और जिन चीज़ों को न्यूक्लियस से बाहर एक्सपोर्ट करना होता है उनके ऊपर किस चीज़ के साथ वो बाइंड होते हैं, एक्सपोर्टिन्स के साथ। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जाग रहे हो? नो सर, नो सर, नो सर। मतलब ये एक सिंपल सी समरी है। ठीक है, आप लोगों ने इसको एक नज़र पढ़ लेना है। जो मेन चीज़ है वो इससे पीछे वाली सारी पीपीटीज है। ठीक है, ये जस्ट एक समरी है आप लोगों के लिए कि अगर किसी ने जल्दी से रिकॉल करना हो तो। All cells are bound by the plasma membrane, have a cytosol containing metabolites, coenzymes, inorganic ions, and enzymes, and have a set of genes contained within a nucleoid prokaryotes or nucleus in eukaryotes। ठीक है, जो न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, और जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। Phototrophs use sunlight to do work. Chemotrophs oxidize fuels, passing electrons to good electron acceptor in organic compounds, or molecular oxygen. Bacterial cell contains cytosol, a nucleoid, and plasmid. Eukaryotic cells have a nucleus and are multi-compartmented, segmenting certain processes in the specific organelles, which can be separated and studied in isolation. Cytoskeleton proteins assemble into long filaments that give cell shape and rigidity and serve as trails along with cellular organelles move throughout the cell.
ठीक है। जो साइटोस्केलेटन है इसने क्या करना होता है, सेल को स्पेसिफिक शेप और रिजिडिटी देनी होती है। अब टिल नाउ ये वाला लेक्चर खत्म हो चुका है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे बताए, मैं आंसर कर देता हूँ। उसके बाद हम अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नो सर, आगे सही समझ। सर वन लास्ट थिंग पूछूं? जी जी। सर वो यही है, राइबोसोम से रिलेटेड ही है कि राइबोसोम्स इम्यूनोग्लोबुलिन्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प आउट करते हैं। जी ऑफ कोर्स, अमीनोग्लोबुलिन्स क्या है, प्रोटीन इन नेचर होती हैं, ठीक है। तो हाँ उनकी भी यही करेंगे, ठीक है। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। यानी कि मैसेंजर आरएनए क्या है कि एक मैसेज आता है कहाँ से, डीएनए से एक मैसेज कोड होके आता है, ठीक है। यस सर। उस मैसेज को ट्रांसलेट किया जाता है। उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, राइबोसोम्स की। जब उसे ट्रांसलेट करेंगे तो स्पेसिफिक हमारे पास प्रोटीन बन जाएगा। वो प्रोटीन कोई भी चीज़ हो सकती है, एंजाइम हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, अमीनोग्लोबुलिन हो सकती है, प्लाज्मा प्रोटीन हो सकता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कोई प्रोटीन्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यानी कि जब भी उसको ट्रांसलेट किया जाएगा तो प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। अकॉर्डिंगली फॉर्मेशन होने के बाद उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और गोल्गी एपिडेटस के अंदर उसको क्या किया जाता है, मॉडिफिकेशन कर दी जाती है। और मॉडिफाई होने के बाद वो स्पेसिफिक अपनी जगह पे जाके अपना काम करता है। इज दैट क्लियर? ओके, यस सर, क्लियर, थैंक यू। यू आर वेलकम। अभी हम स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस हो रही है। अभी हम आई गेस वी शुड रीस्टार्ट आवर मीटिंग, ठीक है। मीटिंग रीस्टार्ट कर लें ताकि एक लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है वो कंप्लीट हो जाए। ओके सर। ओके सर, श्योर। मीटिंग रीस्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है, सबके सब लोग। ओके सर। ओके ओके। सर।